क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं हमारे पास में और एक क्वेश्चन है भगत जी का। भगत जी जानना चाहते हैं कि मिस्त्री जी से कि कोविड और लॉकडाउन की सिचुएशन में स्किलिंग जो पावर एसएससी दे रही है या पावर से रिलेटेड जो स्किलिंग है, वो ज़्यादा हैंड्स ऑन होनी चाहिए। तो कोविड के टाइम पे या लॉकडाउन की सिचुएशन में ये जो स्किलिंग का पूरा सिस्टम है, वो कैसे काम करेगा और ये स्किलिंग इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है? ये क्वेश्चन है मिस्त्री जी से। I will answer this जी, question. Yes. See, स्किलिंग आई कंप्लीट मैं हिंदी में आंसर दूंगा। आपकी बात बिल्कुल बराबर है। स्किलिंग जो है वो थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से होनी चाहिए। अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन में हम उनसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, पर हम उसको दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम क्लासरूम में पहले तो उसको वर्चुअल क्लासरूम से उसको हम अपना पूरा थियोरी उसको समझाते हैं। उसके बाद हमने क्लास प्रैक्टिकल के लिए पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया है, जहां कैमरा उस इक्विपमेंट के ऊपर रखा है। हम हमारे फैसिलिटर से उस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करते हैं। सो वो मेंटेनेंस एक्टिविटी देख सकते हैं, बट वो अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे। अगर करना है उनको अपने जगह पे उसी की चीज को प्रैक्टिस करनी होगी। जब ये लॉकडाउन खत्म समाप्त हो जाएगा, हमने सबको बताया जो वो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग आई है, आप हमारे इंस्टीट्यूट फिर से आइए और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने हाथों से करके देखिए। सो फिलहाल रियलिटी ये है, बट यस, मैं आपसे बात से सहमत हूँ। खुद के हाथ से करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, बट आपको अपने हाथों से करना बहुत ही जरूरी है। यानी कहीं न कहीं जो कैंडिडेट है उसको खुद से अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है कि लॉकडाउन में लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है घर से भी काम ज़्यादा हो रहा है। आज ही की एक रिपोर्ट है इन्फोसिस वाले बोल रहे हैं कि 33% ऑफ द एम्प्लॉइज़ आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम। तो डेफिनिटली एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा सप्तऋषि जी से। सर आप ये बताइए कि लोग घर से कैसे काम कर सकते हैं स्पेशली पावर के सेक्टर में और वो कौन-कौन से सेगमेंट हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है पावर सेक्टर में? सी पावर सेक्टर में जैसे मैंने कहा हूं कि देर आर टू सेट्स ऑफ नेचर ऑफ द वर्क। एक जो वर्क है जहां पे आपको जो पावर जनरेटिंग एसेट्स हैं, वो एसेट्स के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम आपको करना है। वो जाहिर है कि वो घर से वो काम हो नहीं सकता। अभी तक वो लेवल ऑफ ऑटोमेशन या वो हमारे देश में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट देन ये पॉसिबल है। एंड देर आर एग्जाम्पल्स इन द वेस्ट जहां पर वो मल्टीपल पावर जनरेटिंग एसेट्स को किसी रिमोट एरिया से ऑपरेट करते हैं थ्रू IoT एंड थ्रू अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी. But as of now, we don't have that kind of flexibility and privileges to work with that. But then, other than those areas where we need to directly deploy our people at work, there is also a significant area which is generally being carried out through functioning in the offices. जैसे आपके finance function हो गया, आपका contracts and materials function हुआ, even HR function है to some extent because HR also has to work in fields to a great extent. And like that, there is a significant population who are working from offices. My ballpark figure of number, if I remember it correctly, in NTPC, which is the largest power generating utility in our country and one of the most efficient utility, there the people who are actually required to work at the locations on the assets for its operation and maintenance, they constitute roughly to the extent of about 40 to 45% of the entire workforce. Rest of the people, they can carry out their work through, remote. And this has been tried very successfully in NTPC because before this lockdown, there were two significant transformations which happened in NTPC to my mind. One is the creation of the shared services where all the services which I mentioned about are delivered from remote. And second thing is to connect them and having a kind of purely online system for this entire workflow being done in the organizations where the physical paper or physical file doesn't move. So these two has helped greatly in terms of embracing the
work from home concept wherever possible in the organization of the scale of NTPC, and that gives me a confidence that this can as well be implemented in other organizations. I hope that I could be able to answer that question. तो मेरा अभी बिहारी जी से एक क्वेश्चन है सर कि अभी जैसे कि रॉय साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, तो मुझे थोड़ा सा अगर आप ये बताएं हमारी ऑडियंस को, और काफ़ी सारे लोग हमसे कनेक्टेड हैं, कि पावर एसएससी के पास में ऐसे कौन कौन से बेसिक जॉब रोल्स हैं अलग अलग सेगमेंट्स में जहाँ पे बच्चे ये ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, और वो ट्रेनिंग्स लेके अपने आप को वो जो पावर सेक्टर में अगर आना चाहते हैं तो वो कहाँ कहाँ अपने को डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह की स्किलिंग आप लोग दे रहे हैं जिससे कि उनको, क्योंकि करियर बनाना एक इम्पॉर्टेंट है और हमारे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि लोगों को स्किल से जोड़ा जाए। इनफैक्ट अभी जो माइग्रेंट लेबर्स का भी प्रॉब्लम आया है, तो बहुत सारे लेबर्स मूव किए हैं और वहाँ पे भी कोशिशें की जा रही कि उनको स्किल किया जा सके। तो ऐसे में बिहारी जी, एसएससी के ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, प्लस ऐसे कौन कौन से जॉब रोल है जिसके ऊपर बच्चे ट्रेनिंग लेके एम्प्लॉयड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ भी डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है पावर सेक्टर में। यस, जहाँ तक पावर सेक्टर स्किल काउंसिल्स और हमारे द्वारा ली जाने वाली इनिशिएटिव्स का प्रश्न है, तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास लगभग 34-35 जॉब रोल्स हैं जिसपे हमने स्टैंडर्डाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ यूनिटाइजेशन ऑफ स्किल्स, स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस, पावर यूटिलिटीज़ हम लोगों ने किया है, और उसके पश्चात लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप की है, ऑडियो विजुअल कंटेंट्स डेवलप किया है और ट्रेनिंग डिलीवरी चल रही है। पावर सेक्टर की यदि आप तुलना करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो सेक्टर है जहां सर्वाधिक संख्या में मैन पावर की डिप्लॉयमेंट होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन इन फैक्ट इज एन ओमनी प्रेजेंट। हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है जो बिजली बनाने वाली, जनरेट करने वाली कंपनी से शुरू होता है, हाई वोल्टेज करंट को ट्रांसमिट किया जाता है सिटीज़ या पर्टिकुलर पॉइंट तक, और फिर उसको लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओमनी प्रेजेंट है और उसमें मैक्सिमम वर्कफोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है। हमने जो स्किल गैप सर्वे जो किया था उसके अनुसार अगले 2027 तक, इनफैक्ट 2018 से 2027 तक के पीरियड के लिए हमने किया था, तो उसमें लगभग 15 से 16 लाख एडिशनल वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी विभिन्न जॉब रोल्स में, और उसमें लगभग आप ये समझ लो कि 10 से 12 लाख के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन डाउनस्ट्रीम, ये दोनों सब सेक्टर्स में है, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन, कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन, ये सारे जॉब रोल्स है, सबस्टेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सबस्टेशन इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, और जो प्रेडोमिनेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन डाउनस्ट्रीम में है वो जैसे होम इलेक्ट्रिशियंस हैं, स्ट्रीट लाइटिंग मेंटेनेंस है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो दूसरा फैक्टर ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। लगभग 100% हाउस होल्ड्स आर नाउ इलेक्ट्रिफाइड, आर कनेक्टेड। तो उसके चलते ऐसी स्किल्स की डिमांड बहुत है जो लास्ट माइल डिलीवरी में, जिनको हम लोग कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी में लगे हुए हैं। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवरी लाइन को मेंटेन करना, चाहे वो होम इलेक्ट्रिशियन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घरों में कोई फॉल्ट हो तो उसको अटेंड करें इमीडिएटली और उसको सेटराइट करके बिजली की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करें। और या फिर स्ट्रीट लाइटिंग की बात हो, जहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग टेक्नीशियंस हैं जो स्ट्रीट लाइटिंग की मेंटेनेंस, रिपेयर, अपकीप, ये सारी चीज़ें देखें। ऐसे क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में लोगों की आवश्यकता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में है, जनरेशन और ट्रांसमिशन में भी है, पर वो चूंकि ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने लेवल पर व्यवस्था की हुई। जैसे एनटीपीसी को अगर हम लें तो एनटीपीसी एक बहुत बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। इन्होंने अपने सिस्टम्स, प्रोसीजर बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं।
स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है। जैसे अभी सप्तऋषि रॉय साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और काम वहाँ पर हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन डाउनस्ट्रीम जो है ये रिलेटिवली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में है। खास करके डिस्ट्रीब्यूशन डाउनस्ट्रीम तो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में है। अब होम इलेक्ट्रिशियन किस तरह से स्किल्ड होगा, क्या उसकी स्टैंडर्ड होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, दिस इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पावर सेक्टर स्किल काउंसिल काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े तादाद में हम अपने काम को कर रहे हैं। और इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं, जो पावर सेक्टर लास्ट माइल डिलीवरी के स्किल सेट से संबंधित हैं, उनकी स्किल्स की आवश्यकता को समझना, उसके स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, जॉब रोल को डिफाइन करना और फिर उनके स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करके डिलीवरी करवाना, असेसमेंट सर्टिफिकेशन करके उनको इस काबिल बनाना कि वो अपने अपने जॉब रोल्स को सफलतापूर्वक उसमें काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। जो खास करके जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, जैसा हमने कहा, वो डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और इस दिशा में हम लगातार कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो माइग्रेंट लेबर यहाँ से मूव करके गई है, तो उन लेबर को अगर स्किल किया जाए या उनके वहाँ तक स्किल डेवलपमेंट पहुँचे तो उनको इस क्षेत्र से ज़्यादा जोड़ा जा सकता है। एक बहुत बड़ा सोल्यूशन उनके लिए ये निकल सकता है मेरे ख्याल से, जो मुझे बात समझ में। हाँ, तो हाँ, हम इनफैक्ट हम उस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के साथ हम टच में हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप वर्कफोर्स वापस गए हैं और अभी वो सरकारों की ये प्राथमिकता है कि उनकी आरपीएल, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी इंक्लिनेशन के अनुसार उनको आरपीएल शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था करके उनको तत्काल रोजगार की व्यवस्था करें। और इस दिशा में अभी आरपीएल ट्रेनिंग की अभी शुरुआत होने वाली है। हम, जैसा हमने कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों के हम संपर्क में हैं और हमने ऑफर किया है कि हमारे पावर सेक्टर की स्किल सेट्स वो ऐसे राज्य हैं जहां पर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लास्ट माइल डिलीवरी के क्षेत्र में अच्छी एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम उनको, श्रमिकों को जो इस क्षेत्र में थोड़ी जानकारी रखते हैं या इच्छुक हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देके इस काबिल बना सकते हैं कि वहां पर वो काम कर सकें और अपने रोजगार की व्यवस्था कर सकें। तो ऐसे में सर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है, ये क्योंकि पावर से रिलेटेड होता है और काफ़ी रिस्की भी माना जाता है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक रिस्क भी होता है। तो जिस तरह से आरपीएल के एक उसमें स्कीम है कि उनको एक ऐसा इंश्योरेंस दिया जाता है जिनसे कि उनको इंश्योर्ड भी रहते हैं वो लोग, ऐसा आरपीएल जो लोग करते हैं उनके साथ फायदा होता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी पीएसएससी के भी सारे आरपीएल के प्रोग्राम में वो लागू होता है जो आरपीएल 4 है। हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, और उसको पूरी तरह से रूल आउट करने के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। कोई भी जॉब रोल हो, उससे रिलेटेड जो डेंजर्स हैं, खतरे हैं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस पर हमारी बड़ी काफ़ी जोर होता है। और सेफ्टी एक रेगुलर ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड होता है हर जॉब रोल के लिए ट्रेनिंग में। और उसको करने के बाद, जैसा आपने कहा, कि उसके ऊपर एक एडिशनल व्यवस्था जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में होती है कि उनको आरपीएल ट्रेनिंग देने के पश्चात एक उनको इंश्योरेंस करवाई जाए और उसको फिर उनको उसका लाभ मिले। जैसे सौभाग्य में, लगभग सौभाग्य योजना जो है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन सब की है, उसमें स्किलिंग इनिशिएटिव में हमने लगभग 30,000 लोगों की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की है। और वहाँ पर सेफ्टी ट्रेनिंग देने के बाद में सेकेंड स्टेज प्रोटेक्शन के लिए वो जो आपने कहा, उनके इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई उनके झटके लगे या किसी तरह की दुर्घटना हो तो उस स्थिति में उनको सपोर्ट देने के लिए एक सोशल सिक्योरिटी कवरेज अवेलेबल हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो राव साहब से है। राव साहब, मुझे ये बताइए कि पावर के बगैर कोई भी चीज़ चलना बहुत मुश्किल हो, चाहे कोविड के टाइम में हॉस्पिटल हैं या हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री है या टेलीविजन है, कोई भी चीज़ है, पावर के बगैर चलना बहुत मुश्किल है। तो क्या इन सभी को कोरोना वॉरियर्स नहीं बोलना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल दे आर ऑल कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ देम हु आर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, you know, the one element which is very critical and important is availability of electricity and power, without which
the life will become very, very difficult. And the people who are working in the background to provide this continuous 24/7 access to the electricity at each and every household wherever it is connected to the grid, I think the credit goes to all of them who are working round the clock to ensure that the life of people like us are comfortable, who are working and confined in the houses. So they definitely deserve to be not only said as a corona warrior, but my salutes to all of them. थैंक यू। मिस्त्री साहब, आपसे एक क्वेश्चन ये है मेरा कि अभी जिस तरह का कोविड की वजह से जो बदलाव आए हैं और पूरी इंडस्ट्री में ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो पावर इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव आप लोग फ्यूचर में देखते हैं और उसके लिए स्किलिंग की क्या तैयारी है हमारे देश में? और क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटल एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो भी पावर में भी चल रहा है और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी डिजिटल मीटर और इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, ऐप से मीटरिंग की जा रही है। तो किस तरह का आप पूरा स्किल इकोसिस्टम में बदलाव देखते हैं और किस तरह के स्किल्स आप सजेस्ट करते हैं कि अगर लोग पावर से जुड़ना चाहते हैं तो वो इन स्किल्स से जुड़ें, हमारे यूथ उन स्किल्स से जुड़े जिससे वो एम्प्लॉयबल हो सके? जो कोविड की सिचुएशन जो खड़ी हुई है उससे हमें एडवांटेज भी देखना चाहिए। हमने जब भी हमारे कोर्स वगैरह हम जो डिजाइन करते थे, हम एक ही चीज समझ के करते थे कि हमारे यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ आएंगे और हम उसको ट्रेनिंग देंगे। जैसे सिचुएशन आ गई, हमारे देखने का पूरा जरिया बदल गया है। हम उसको देखते हैं कि इसकी जो थ्योरी जो है वो किस तरह रिमोटली दी जाए एंड मिनिमम टाइम वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके प्रैक्टिकल करेंगे। एक ये है। दूसरा है, हमें बहुत भी केयरफुल रहना है प्रैक्टिकल के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, हमने एक वीडियो खुद बनाया है कि पहले हम 25-25 पार्टिसिपेंट्स को एक क्लासरूम में बिठाते थे, प्रैक्टिकल करवाते थे, वो भी वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 कुछ चंद महीनों के लिए है, बट हमने अभी प्रिपरेशन कर लिया कि 2 साल चले तो भी किस तरह किया जाए। तो अब उतने पार्टिसिपेंट्स हम जमा नहीं करेंगे। हम अब सोशल डिस्टेंसिंग की तरह ही हमारा सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ हमने चेंज कर दिया है। हमारा हर एक इंस्टीट्यूट में हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखा हुआ है, हम प्रैक्टिकल भी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो लाइफ चेंज हो गई है, पहले की जैसा नहीं है। बट हम चाहते हैं कि लेस स्टूडेंट अब प्रैक्टिकल के लिए आए एंड उनको बराबर, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा बेयरेस आपने बताया, हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है सेफ्टी। तो ऐसा ना हो कि उनके सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, उनके सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ठीक से दी जाए, उस पर हम काफी ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे ऑडियंस की तरफ से बिहारी जी के लिए। सर, ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि Q3 से होता है ट्रेनिंग शुरू हो जाए, ऐसा मैंडेट आ रहा है, तो क्या असेसमेंट भी Q4 से या 3 से शुरू होने के चांसेस हैं? क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं उनका ये भी इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं, जब हमने कहा कि Q3 से हम तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी इंटरनल प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वी विल बी रेडी टू बिगिन एंड रिज्यूम आवर ऑपरेशंस फ्रॉम Q3। हाउएवर, इट डिपेंड्स हाउ सिचुएशन अनफोल्ड्स। अभी की जो सिचुएशन है, अभी अनलॉक फेज 1 में हम लोग हैं, लेकिन अभी हमारा कोविड का जो पीक है वो नहीं पहुंचा है अभी तक। तो आने वाले दिनों में ये किस तरह से बिहेव करता है कोविड, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस होती हैं, NSDC इस पर क्या व्यू लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इस पर सारी चीज़ें एक प्रॉपर समेकित और इंटीग्रेटेड व्यू लेकर के एक डिसीजन लिया जाएगा। अगर सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है or maybe with further extension of, if social distancing concept can be brought into classroom and can be successfully tried out, तो ये सारी संभावनाएं हैं जिन पर हम कार्य कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि जैसे अभी चर्चा हो रही है कि अगर जुलाई अगस्त तक कोविड पीक पे आ जाता है और उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज होता है, तो डिक्लाइनिंग फेज में संभवतः सावधानियों के साथ, प्रिकॉशंस के साथ कुछ लिमिटेड वे में स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुरू होनी चाहिए, हमारे उम्मीद है। बट अल्टीमेटली इट विल डिपेंड ऑन हाउ सिचुएशन अनफोल्ड्स एंड व्हाट व्यू इज टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द डिसीजन मेकर्स। So now we have come at the end of the webinar. I would like to thank Roy Sahab, Mistry Sahab and Bihari ji. Thanks for your
expert advices to our audience. We have a very decent audience. सबने बहुत पेशेंटफुली हमें सुना है और बहुत अच्छी प्रेजेंस रही है. So thanks a lot everyone and stay safe. Thank you. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Thank you.